दोस्तों, संविधान ज्ञान चर्चा के 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज इस 5वें एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि जय भीम शब्द के जनक कौन हैं, और फिर इसी कड़ी में अगले एपिसोड में इसी जय भीम शब्द पर और आगे चर्चा बढ़ाएंगे और बताएंगे कि आज के संदर्भ में इसका क्या महत्व है और क्या इसका मतलब है। आज 5वें एपिसोड में हम बात करेंगे कि जय भीम शब्द के जनक कौन हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जय भीम शब्द आज की तारीख में बहुजन अस्मिता और एकता का प्रतीक माना जाता है, और ख़ास तौर से इस शब्द का उपयोग अम्बेडकरवादी या फिर कहिए जो लोग आज भारतवर्ष में बुद्ध को मानते हैं और अम्बेडकर की विचारधारा पर चलते हैं, वो सारे अम्बेडकर साहब के अनुयायी संबोधन के लिए, एक दूसरे का संबोधन करने के लिए जय भीम शब्द का उपयोग करते हैं। तो आज हम इसी विषय को लेकर आए हैं आप लोगों के समक्ष। कोशिश करेंगे कि हम इस शब्द के विषय में आपको पूरी जानकारी दें। जय भीम शब्द आज बहुजन अस्मिता और एकता का प्रतीक बन चुका है। हर बहुजन युवा उत्साह से जय भीम के साथ में एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। जय भीम शब्द की उत्पत्ति महाराष्ट्र से हुई थी। इस जय भीम शब्द के जनक बाबू हरदास एलन बाबू हरदास एलन हैं, जो कि बाबा साहब के बहुत ही सहयोगी थे, बहुत बड़े सहयोगी थे, और बाबा साहब के आंदोलन में जब तक वो रहे उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। महाराष्ट्र के रहने वाले थे बाबू हरदास एलन साहब। उन्होंने ही 1921 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ सामाजिक आंदोलन में बहुत योगदान दिया, और वो एक अच्छे परिवार से नाता रखते थे। पढ़ा लिखा परिवार था उनका। पिता लक्ष्मण और कुड़ा नगरेले रेलवे विभाग में बाबू थे, और उस समय देश में बाबा साहब अपना आंदोलन चला रहे थे, और वन व्यवस्था बहुत ही चरम सीमा पे थी। खास तौर से महाराष्ट्र के जो पुणे में पेशवाई थी, पेशवाई का जो असर था वो बहुत ही चरम पर था, और छुआछूत, वर्ण व्यवस्था बहुत ही अधिक मात्रा में थी। वर्ण और जाति भेद के कारण भीषण सामाजिक और आर्थिक विषमता फैली हुई थी उस समय पे। सन 1922 में महाराष्ट्र के अछूत संत चोखा मेला के नाम पर बाबू हरदास जी ने एक छात्रावास की शुरुआत की थी।
आज हम बहुत समक्ष होते हुए भी, बहुत समर्थ होते हुए भी इस तरह के कार्य करने में अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं। और जो लोग करना चाहते हैं, लोग उनमें भी बहुत सारी कुछ कमियां निकालना शुरू करते हैं या फिर कहिए टांग खींचते हैं। परंतु आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सन 1922 में बाबू हरदास एलन साहब ने एक छात्रावास बनाया था, वो भी अछूत संत चोखा मेला जी के नाम पर। उस छात्रावास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उन्होंने व्यवस्था की थी। 1924 में उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस भी खरीदी। 1924 में बाबू हरदास एलन साहब ने एक प्रिंटिंग प्रेस भी खरीदी और सामाजिक जागृति के लिए मंडई महत्व नामक किताब सामाजिक जागृति के लिए लिखी। साथ ही चोखा मेला विशेषांक भी निकाला। चोखा मेला विशेषांक उसी प्रिंटिंग प्रेस से। बाबा साहब के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1930 का, जिस समय बाबा साहब ने नासिक में कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया था, उस समय 1930 में बाबा साहब के साथ बाबू हरदास एलन साहब ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। तो 1932 में पूना पैक्ट के दौरान उन्होंने बाबा साहब के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस समय बाबा साहब ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, या कहिए जिस समय पूना पैक्ट हुआ था, उस समय भी बाबू हरदास एलन साहब बाबा साहब के साथ थे। उन्होंने ही इस जय भीम शब्द की शुरुआत की थी। जय भीम का संबोधन पहली बार उनके मन में एक मुस्लिम व्यक्ति को देखकर आया। उस समय कार्यकर्ताओं के साथ घूमते हुए रास्ते में एक मुस्लिम को दूसरे मुस्लिम से अस्सलाम वालेकुम कहते हुए सुना। जवाब में दूसरे व्यक्ति ने वालेकुम सलाम कहा। तब बाबू हरदास ने सोचा कि हमें एक दूसरे से क्या कहना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, मैं जय भीम कहूँगा और आप सभी लोग बल भीम कहेंगे। अर्थात शुरुआत में उन्होंने जो अपने सभी कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि जब मैं संबोधन में आपको जय भीम कहूँगा, तब आप उधर से जवाब में बल भीम कहेंगे। उस समय से ये अभिवादन शुरू हो गया, पर बाद में बल भीम प्रचलन से गायब हो गया। केवल जय भीम ही प्रचलन में रहा। 1933-34 में 1933 एंड 34 में बाबू हरदास ने समता सैनिक दल को, जो बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया था, उसको जय भीम का नारा नागपुर में दिया था। इस तरह जय भीम हर जगह छा गया। बाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी खुद 1949 में अपने पत्रों में जय भीम लिखना शुरू कर दिया था। अर्थात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवित रहते हुए इस शब्द का अपने पत्राचार में उपयोग किया, एक दूसरे को संबोधन करने के लिए, और कहना शुरू कर दिया था। बाबा साहब ने भी जय भीम लिखना, अपने पत्रों में जय भीम लिखना और कहना शुरू कर दिया था। बाबा साहब के साथ बाबू हरदास एलन जी का साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाया और 12 जनवरी 1939
1939, 12 जनवरी 1939 को उनका परिनिर्वाण हो गया। उस दिन को श्रद्धांजलि देते समय बाबा साहब ने कहा था, बाबू हरदास के रूप में मेरा दाहिना हाथ चला गया है। अर्थात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए बाबू हरदास एलन साहब कितना महत्व रखते थे, ये उनकी इसी बात से जाहिर होता है कि जिस समय 12 जनवरी 1939 को 1939 को उनका परिनिर्वाण हुआ, उस समय बाबा साहब बहुत दुखी हुए और उन्होंने ये बात कही कि आज मेरा दाहिना हाथ चला गया है और आगे के लिए अब इस आंदोलन में मेरा साथ देने वाले जो भी लोग रहेंगे, परंतु आज मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, ये सब जानकारी मैं संविधान ज्ञान चर्चा के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें बोलते वक्त कुछ उच्चारण में या बोलने के तरीके में कुछ त्रुटि हो सकती है, क्योंकि मैं एक्सपर्ट न्यूज़ रीडर नहीं हूँ, परंतु भावनाएं मेरी ये हैं कि मैं संविधान ज्ञान चर्चा के माध्यम से आप सभी तक उन पहलुओं को लेकर आऊं जो हमारे मन में हमेशा आती रहती हैं। हम उनके बारे में जानना चाहते हैं और हमें जानना भी चाहिए। यदि हम अम्बेडकरवादी हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, तो हमें अपना इतिहास भी पता होना चाहिए। अपना वर्तमान हम कैसे सुरक्षित रखें ये भी मालूम होना चाहिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति हमें हमेशा श्रद्धा भाव रखना चाहिए। इसी के साथ ही आज का ये अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।